नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर एक बार आपका राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम लोग मेवाड़ का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक अपन ने उसके अंदर जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में अपन ने मोकल के बारे में देखा था। फिर मोकल जो होता है वो गुजरात के बादशाह से लड़ने के लिए जाता है और उसके बाद में जो उनके जो रिश्तेदार होते हैं, चाचा मेरा और मैं पमार, वो मिलके और क्या करते हैं, मोकल की अपने हत्या वगैरह कर देते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जो मेवाड़ के ऊपर एक और संकट आ जाता है कि कुंभा उस टाइम क्या होता है, छोटी एज का होता है और मोकल की हत्या कर दी जाती है। तो हंसाभाई को लगता है कि यार वापस जो 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 भी आक्रमणकारी हैं, ये अपने चाचा मेरा और मैं पमार जो सरदार था, ये लोग कहीं मिलकर है ना हमारे कुंभा जो इनका पोता था, हंसाभाई का उस टाइम पोता हो गया था कुंभा, तो जो बेटा था उनका, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि ये चलो एक बार क्या करते हैं, अपन किसी और को इसका संरक्षक बनाया जाए। तो संरक्षक पहले मोकल का संरक्षक कौन था, तो मोकल का संरक्षक अपने रणमल था। तो रणमल को वापस कहाँ से बुलाया गया, जोधपुर से। रणमल अपने वापस जोधपुर चला गया था, मोकल बड़ा हो गया था उसके बाद में। तो रणमल को वापस जोधपुर से पत्र लिखा गया कि आप रणमल जी वापस आइए और यहाँ पे आके और कुंभा की सहायता कीजिए। जो भी विद्रोही वगैरह है या जिन्होंने भी मोकल को मारा है, उनका हत्यारों का जो बदला लेना है, उस बदला लेने के अंदर आप किसकी सहायता कीजिए, कुंभा की सहायता कीजिए। तो आज अपन कुंभा के बारे में आगे की स्टोरी देखते हैं। भाई महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा के बारे में ढेर सारी बातें हैं, तो देखते हैं। तो ये देखिए, महाराणा कुंभा राणा उपाधि का प्रयोग करने लगे थे। राणा या महाराणा अपन ने देख लिया था। रतन सिंह जी लास्ट रावल उपाधि वाले थे। तो यहाँ पे राणा कुंभा, इनका शासनकाल कब से लेके कब तक था, तो इनका शासनकाल था अपने 1433 से लेके 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था अपने महाराणा मोकल था इनके पिताजी का नाम। और इनकी जो माता थी वो थी सौभाग्यवती परमार, इनकी माता थी। देखो यहाँ लिखा होगा, पिताजी मोकल थे, माता कौन थी, तो सौभाग्यवती परमार इनकी माता थी। संरक्षक कौन था, तो संरक्षक इनका रणमल था। रणमल एकदम यूं अपने रांगल टाइप का आदमी था, बहुत ज्यादा, या भीम का शरीर था रणमल का, तो ऐसा हर किसी के ताबे में रणमल आता भी नहीं था। तो रणमल जी को वापस बुलाया गया। अब रणमल जी ने क्या किया, सारा जो शासन का कार्य वगैरह था वो सारा अपने हाथ में ले लिया। और जो राठौड़ थे अपने, रणमल जी जो थे वो किससे संबंधित थे, राठौड़ों से संबंधित थे, जोधपुर वाले। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने धीरे धीरे मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार करने लगे थे। ये लोग मेवाड़ के अंदर जो भी काम वगैरह होते थे या जो भी दादागिरी वगैरह चलती थी ना, सबकी चलती थी, रणमल जी की चलती थी। तो रणमल जी को लगा कि यार अपन ही सर्वोपरि है, अपन ही भगवान है। रणमल जी को ऐसे फीलिंग आने लगी। तो हंसाभाई को लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ कर सकता है। थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, जब चुंडा जाता ना यहाँ से, तो चुंडा अपने भाई को, जो मोकल होता है उसका क्या करता है, संरक्षक बना के जाता है। चुंडा याद है ना आपको, मेवाड़ का भीष्म, वही चुंडा। तो उसका जो भाई होता है उसका नाम होता है राघवदेव। क्या होता है, राघवदेव। अब जो मोकल होता है या अपने जो रणमल होता है वो क्या करता है, राघवदेव की हत्या कर देता है। जो सिसोदिया नेता होते हैं ना अपने राघवदेव, राघवदेव की हत्या किसके द्वारा की जाती है, रणमल के द्वारा राघवदेव की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में जो रणमल होता है उसकी एक है ना अपने क्या होती है, महिला मित्र होती है रणमल जी की। महिला मित्र किसकी होती है, रणमल जी की महिला मित्र होती है। उसका नाम क्या होता है, बारमली उसका नाम होता है। ये रणमल जी उससे मिलने मिलने जाया करते थे। और इनका जो बेटा था जोधा, वो भी यही रहने लग गया था, मेवाड़ के अंदर ही, पिताजी के साथ ही रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि रणमल जी गए किससे मिलने, अपनी बारमली जो महिला मित्र थी इनकी। तो महिला मित्र से मिलने गए, तो इन्होंने बातों बातों के अंदर बारमली को क्या बोला कि मैं एक दिन है ना मेवाड़ के ऊपर क्या कर लूंगा, अधिकार कर लूंगा। और जो कुंभ है ना उसको भी एक दिन में क्या कर दूंगा, सल्टा दूंगा, उसको भी हत्या कर दूंगा उसकी भी। तो जो अपने भारमली थी वो क्या थी, देशभक्त महिला थी। तो उनको लगा यार ये बात तो गलत है, अपने राजा तो क्या रहेगा, कुंभ ही रहेगा। भाई प्रेम प्रेम की जगह है, लेकिन राजा तो राजा है, देशभक्ति देशभक्ति जगह, प्यार के आगे देशभक्ति थोड़ी है, देशभक्ति मेन है। प्यार तो प्यार होता रहता है, आज किसी से कल किसी से हो जाएगा। तो बारमली को लगा कि ये बात अपने को किसको बतानी चाहिए, हंसाभाई को बतानी चाहिए। तो बारमली जाती है हंसाभाई के पास में, फिर हंसाभाई को ये सारी बात बताती है। हंसाभाई को लगता है कि यार एक ही आदमी है जो अपनी क्या कर सकता है, यहाँ पे सुरक्षा कर सकता है। वो आदमी कौन था, याद करो, जो मांडू गया था, कौन था, चुंडा। तो चुंडा को वापस लेटर लिखा जाता है। चुंडा को बोला जाता है कि अब वापस आपको राज्य के अंदर आना है और हमारी रक्षा करनी है। तो चुंडा अपने तैयार रहता है, चुंडा उधर से आता है वापस। लेकिन चुंडा को लगता है कि यार अब रणमल है, तो रणमल एकदम भीम का ही आदमी है, ऐसे तीन चार को चुंडा जैसा हो, तो रणमल ऐसे कंधे लटका के लेके चले जाता था। रणमल ऐसे भारी था एकदम और ताकतवर इंसान था। तो चुंडा को लगे यार डायरेक्ट सीधा अपने इसको मारने की कोशिश करेंगे तो अपन मार नहीं पाएंगे, अपना कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर चुंडा कहता है कि एक योजना बनाता है। चुंडा कहता है बारमली को, तो उसको रात को क्या करना, बहुत बढ़िया से शराब पिलाना। जब तेरे पास आए ना तो बढ़िया क्या पिला देना उसको, शराब पिला देना। तो वो क्या करता है, जो बारमली के पास जाता है उस दिन रात को, और बारमली उसको बढ़िया से शराब वराब पिलाती है, एकदम मदोश कर देती है। और गाने वाने अपने साउंड के अंदर लगा देती है, जादू है, नशा है, मदोशिया है। तो अपने रणमल जी ये गाना सुनते हैं, उससे पहले रणमल जी अपने क्या हो जाते हैं, मदोश हो जाते हैं रणमल जी।
फिर रणमल जी हो जाते मदोस, इधर से चुंडा के जो 4-5 सैनिक होते हैं वो सारे के सारे जोधा उसके ऊपर रणमल के ऊपर क्या करते हैं, खाट डाल देते हैं। खाट होती है ना अपने गाँव के अंदर, माचा होता है, माचा बोलते हैं उसको गाँव के अंदर। वो क्या करते हैं, खाट डाल देते हैं। फिर खाट डाल के और उसको चाकू से मारने की कोशिश करते हैं रणमल को। रणमल नशे के अंदर होता है, लेकिन फिर भी रणमल की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणमल जब उसको चाकू मार रहे थे उस टाइम रणमल जो नशे में था वो अचानक से आता है होश में, और होश में आने के बाद वो खाट को एकदम साइड में फेंकता है, और साइड में फेंके जो 3-4 आने बाणियां थे ना वो सारे चुंडा के, उनको सबको दीवार के अंदर धक्का देके और दीवार के अंदर ही मार देता है अपने हाथ से ही। तो उस अपने रणमल की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो सारे मिलके जैसे तैसे रणमल को वहां पे सल्टा देते हैं, रणमल की भी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब रणमल जो अपने एक कमरे के अंदर बैठ के अपने बारमली के साथ बैठा था, और उससे क्या 2-4 कक्ष छोड़ के, और अपने जोधा था, रणमल का बेटा कौन था, जोधा, रणमल का बेटा था जोधा, जो जाके आगे क्या बनेगा, जोधपुर का शासक बनेगा, ये जोधा ही था। तो अब जोधा जी क्या करते हैं, अपने थोड़े दूर 2-4 कमरे छोड़ के और वहां पे अपने मस्त गाने वाने सुनते रहते हैं, कोई संगीतकार बुलाया रहता है। जैसे संगीतकार को पता चलता है कि उधर क्या हुई है, रणमल की हत्या हुई है, संगीतकार को जानकारी मिलती है अपने, फिर वो अपने जोधा जी को क्या बोलता है, वो जोधा जी को कहता है भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मरियो जाए। फिर जोधा को लगता है कि अब यहाँ से अपने क्या करने का पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा। अगर अपन प्रस्थान नहीं करेंगे तो ये मेवाड़ वाले क्या करेंगे, अपने को भी मार देंगे। तो जोधा अपने 3-4 जो भी साथी उस टाइम वो और सॉन्ग वगैरह गाने वगैरह सुन रहे थे जो साथ में बैठ के, तो उनको सबको लेता है, उनको सबको लेके धोती उठा के और वहां से भागता है। और भाग के कहाँ रुकता है, सीधा जोधपुर के पास में जाता है, अपने बीकानेर है ना, बीकानेर के सीमावर्ती गाँव है काउनी गाँव। कौन सा गाँव, काउनी गाँव। आगे देखते अपने एक बार, जोधा भागकर कहाँ लेता है, काउनी गाँव के अंदर शरण लेता है, यहाँ से भाग जाता है। रणमल द्वारा चुंडा के भाई की हत्या कर दी जाती है, अपन ने देख लिया। राघव देव, भाई का नाम क्या था, राघव देव। तो राघव देव की हत्या किसने कर दी थी, अपने रणमल ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में भारमली नामक जो दासी होती है उसकी सहायता से ये लोग क्या करते हैं, रणमल को मार देते हैं, अपन ने देख लिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है जोधा भागकर कहाँ जाता है, तो काउनी गांव के पास जाता है। ये कहाँ है काउनी गांव, बीकानेर के पास, बीकानेर के पास में ये गांव है। अब चुंडा क्या करता है, उसके बाद में चुंडा उधर से, जोधा तो भाग जाता है अपने धोती धोती उठा के, तो चुंडा कहता है कि जाएगा कहाँ, तो काउनी के अंदर जाके बैठ जाता है। चुंडा क्या करता है, अपने मंडोर के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब मंडोर के ऊपर अधिकार कर लेता है तो जोधा को लगता है यार मामला तो गड़बड़ा गया, अपने वापस रियासत तो चाहिए ये। उधर से मेवाड़ तो गई जो गई, हाथ से अपने जोधपुर अपना जो घर है वो भी चला गया, अपना घर भी बिक जाएगा ऐसा तो फिर मंडोर के ऊपर वापस आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है, जोधा आक्रमण करता है। और जोधा जब भी आक्रमण करता है मंडोर के ऊपर उसको मुंह खानी पड़ती है। तो जोधा को लगता है यार मामला ऐसे बैठेगा नहीं। फिर अपना इधर क्या है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ज्यादातर अभी तो फिर भी ठीक है डेवलपमेंट, अभी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, ऐसे मत सोचना। पहले जब प्राचीन टाइम था उस टाइम यहाँ पे रेगिस्तान रेगिस्तान हुआ करता था, प्राचीन काल के अंदर। रेगिस्तान अभी भी है लेकिन जैसलमेर के अंदर, अभी तक नहीं है अपने। तो उधर जोधा होता है, वहां से युद्ध करके वापस आता है। तो उसको लगता है कि यार अपन हार जाएंगे, ऐसे बार बार हार ही जा रहे हैं तो क्या किया जाए। तो जोधा जी ऐसे घूमते घूमते अकेले होते हैं और अपने घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। उनको लगती है प्यास, और प्यास के मारे वो वहीं गिर जाते हैं साइड के अंदर। फिर एक घर होता है, उसके अंदर क्या होती है, एक महिला होती है और उसका पति बाहर गए हुए रहता है। तो जैसे तैसे करके जोधा जी को उठा के और अपने घर के अंदर लेके आती है, उनको होश में लाने का काम करती है, उसको पानी वानी पिलाती है। फिर अपने मारवाड़ी के अंदर एक चीज क्या है फेमस है, अपन किसी को भूखा नहीं जाने देते, घर आए मेहमान है खाना खिला ही भेजेगा आपा। तो अब जो अपने वो महिला होती है वो जोधा जी के लिए क्या लेके आती है, मारवाड़ की फेमस डिश क्या लाएगी, खिचड़ा। मारवाड़ की सबसे फेमस डिश खिचड़ा लेके आती है। खिचड़े के ऊपर ऐसे बढ़िया से अपने घी डाल के एकदम बढ़िया गर्म करके खिचड़ा लेके आती है। लोग कहते हैं जोधा जी, जो उनको नाम ये पता नहीं होता है कि ये क्या है, महाराणा जोधा है। तो उसको लगता है कि चलो खिचड़ा विचड़ा खिला देते हैं जो भी राहगीर है उसको। अब जोधा क्या करता है, उस खिचड़े को बीच में से खाने की कोशिश करता है। खिचड़े सीधे जो घी डाल रहे थे ना, खिचड़े को ऐसे करके बीच में घी डालते हैं, तो क्या करता है सीधे घी के ऊपर हाथ मारता है, तो हाथ उसका जल जाता है। फिर उसको लगता है वो महिला कहती है उसको कि तू भी कहीं जोधा की तरह पागल आदमी तो नहीं है। तो उसको लगता है यार ऐसे कैसे बोल रही है आप जोधा के बारे में। तो कहती है जोधा भी पागल आदमी है, वो सीधा क्या कर रहा है, राजधानी के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर सीधे राजधानी के ऊपर अटैक करेगा तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। और खिचड़ा भी खाने का तरीका क्या होता है, पहले साइड से खाओ, साइड में क्या होता है खिचड़ा ठंडा होता है। तो वैसे ही अगर राजधानी को हासिल करना है तो साइड में जो छोटे मोटे गांव है ना पहले उनको हासिल करो। तो जोधा को लगता है यार ये बढ़िया सीख दी इसने। फिर जोधा क्या करता है, अपने छोटे मोटे जो भी आसपास के गांव होते हैं उन गांव के ऊपर कब्जा करता है और धीरे धीरे वो मंडोर के पास में पहुंच जाता है। फिर वो मंडोर के पास में पहुंचने के बाद में अपने जो चुंडा होता है ना, चुंडा के सामने शर्त रखता है कि अपन क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। आसपास का एरिया तो मैंने जीत लिया है तो अपन कर लेते हैं संधि। तो उसके बाद में चुंडा के बीच में और अपने जो मारवाड़ का जोधा था उसके बीच में कौन सी संधि होती है, आवल बाउल की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, आवल बाउल की संधि होती है। ये स्टोरी कौन सी थी, अपने रणमल जी से संरक्षक उनकी हत्या की और बाद में जो जोधा होता है उसको वहां से भगाने की, और बाद में क्या होगी, अपने आवल बाउल की संधि होगी। कब होती है आवल बाउल की संधि, तो 1453 ईस्वी के अंदर अपने आवल बाउल की संधि हुई थी। आगे देख लेते हैं अपन।
ये देखो मंडोर पर अधिकार तक अपन ने देख लिया था। आगे देखो ये आवल बावल की संधि आ गई यहाँ पे युद्ध युद्ध के दृश्य दे रखे। ये तलवार तलवार लेके एक हाथ में ढाल वाल, इधर नीचे सैनिक भाग रहा है, इधर ऊपर घोड़े बैठे मजे ले रहे मस्त। ये देखो अपने आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई थी। मैंने आपको बता दिया। इस संधि के अंदर मेनली क्या कहा जाता है कि जो सोजत है, सोजत कहाँ पड़ता है? अपने पाली के अंदर पड़ता है। वहां पे एक नदी है, कौन सी नदी है? तोरी नदी। कौन सी नदी? तोरी नदी। तोरी नदी। ये जो तोरी नदी होती है ना, इस तोरी नदी को अपने मारवाड़ और मेवाड़ की क्या बना दिया जाता है? सीमा बना दिया जाता है। और फिर कहता है जब तक वो कोई रिश्ता है ना, अपने जो प्राचीन टाइम था ना, तो राजा महाराजाओं के जब तक कोई संधि या कोई भी रिश्ता ऐसे कंटेस्ट नहीं माना जाता था, स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता था, जब तक कोई ब्याह नहीं कर लेते। अपने ब्याह करने की आदत बहुत ज्यादा फेमस थी कि एक नहीं दो लो, दो नहीं तीन लो, तो ऐसे क्या कर लेते थे? ब्याह कर लेते थे। तो अब कुंभा को लगा कि यार महज ब्याह करना नहीं है, तो एक काम करो जोधा जी, आपकी जो बेटी है श्रृंगार कंवर, क्या बेटी का नाम क्या था? श्रृंगार कंवर था, उसकी शादी करा दो मेरे बेटे अपने रायमल से। तो किससे शादी करा देते हैं? रायमल से। जोधा का बेटा जो होता है, ये देखो सोजत वाली को सीमा बना दी, रायमल जा किसका बेटा? कुंभा का। ये कुंभा का बेटा था और यहाँ पे जोधा की बेटी थी। ये इन दोनों की क्या करवा देते हैं? शादी करवा देते हैं। तो ये संधि अपने परमानेंट हो जाती है उसके बाद में आवल बावल की, कि तुम इधर नहीं आओगे और हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, आप गए और हम हमारे। तो ये बात किसमें हो गई थी? अपने आवल बावल की संधि के अंदर हो गई थी। ये अपन ने देख लिया आवल बावल की संधि और रणमल की हत्या वगैरह करवा दी। अब आगे देखते हैं कि कुंभा ने ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे। मेन कुंभा के युद्ध देखते हैं। अब इससे पहले भी क्या होता है? इससे पहले कि अपने जो मेन जो युद्ध होते हैं, ये रणमल की सहायता से जो कुंभा होता है ना, वो इनको जो अपने चाचा मेरा और मेपा पंवार थे ना, तो चाचा और मेरा को अपने जो विद्रोही होते हैं, जो अपने पिताजी की मौत का बदला लेता है, ये किसकी सहायता से लेता है? तो रणमल की सहायता से। चाचा और मेरा को मार देता है और जो अपने मेपा पंवार होता है ना, वो कहाँ चला जाता है? मांडू चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मांडू। मोहम्मद खिलजी जो मांडू का या मालवा का उस टाइम का जो शासक होता है, उसके पास जाके शरण लेता है। तो फिर कुंभा अपने वापस उसके ऊपर क्या करता है? प्रेशर डालता है। कुंभा कहता है कि हमारे आपने जो हमारे विद्रोही को शरण दे रखा है, उसको हमारे को वापस सौंप दो। तो मालवा का जो शासक होता है वो कहता है नहीं नहीं, अपने वापस नहीं सौंपेंगे, आपकी हमारी दोस्ती अब इतनी है, अपने कोई दोस्ती नहीं है, हम तो खुद आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो कुंभा लगता है यार ठीक आदमी है तू, ऐसे तो ताना ही नहीं मानेगा नहीं ऐसे तो तू। तो कुंभा कहता है चलो ठीक है आ जाओ, फिर अपन क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो अगला जो युद्ध होगा 1437 ईस्वी के अंदर कौन सा होगा? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये देखो यहाँ दिया हुआ है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ था? कुंभा वर्सेस अपना महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर। मालवा की सेना बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन कुंभा फिर भी इनको हरा देता है। अब यहाँ से ये हार जाता है महमूद खिलजी, लेकिन महमूद खिलजी को लगता है यार वापस अपने क्या लेना है? बदला लेना है। तो ये वापस किसके ऊपर अटैक करेगा? अब ये अटैक करेगा कुंभलगढ़ के ऊपर। कब करता है कुंभलगढ़ के ऊपर अटैक? तो अपने 1442 ईस्वी या 43 ईस्वी माना जाता है। 1443 ईस्वी। इसमें ये क्या करता है? वापस अपने कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है। और जो चौहान अपने जो ये गोइल थे ना, गोइलों की जो अपने कुल देवी थी, कौन? गोइलों की कुल देवी। गोइलों की कुल देवी का क्या नाम था? तो बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। बाण माता ये कौन थी? कुल देवी। और इसका मंदिर कहाँ था? अपने कुंभलगढ़ के अंदर इसका मंदिर था। तो ये क्या करता है? जो अपने मोहम्मद खिलजी आता है और यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करता है, इस मंदिर के ऊपर, बाण माता का जो मंदिर होता है, और बाण माता की मूर्ति वगैरह तोड़ देता है। और बाण माता की मूर्ति के जो भी वो अवशेष होते हैं ना पत्थर वाले, वो सब किसको दे देता है? जो कसाई होते हैं ना, उनको मीट तोलने के लिए या मांस तोलने के लिए इस मंदिर के जो अवशेष होते हैं वो दे देता है। तो ये तो बहुत बुरी बात है। और इसके अलावा जो मंदिर का जो भी चूना वगैरह होता है ना, पहले चूने से बनते थे किले वगैरह, मंदिर जो भी होते थे वो चूने से बने जाते थे। तो उसका जो चूना होता है वो राजपूतों को पान के अंदर कत्ते के रूप में जो चूना लगाते हैं ना, वो लगा के और उसके अंदर खिलाता है जबरदस्ती। तो ये कुंभा को सहन नहीं होता है। तो कुंभा कहता है आजा वापस, अपन क्या कर लेंगे? दो दो हाथ कर लेंगे, तेरे को देख लेंगे। तो उसके बाद में इनके वापस से युद्ध होता है। ये 4-5 बार कुंभलगढ़ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाता है। फिर इसके अलावा अगली जो संधि होती है, कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। ये जो चंपानेर की संधि है ना, इससे पहले अपन देखते हैं नागौर का संघर्ष, क्योंकि इससे सीधा सीधा इसका क्या संबंध है। ये देखो नागौर का युद्ध ये कब हुआ था? 1456 ईस्वी में। क्या हुआ? नागौर के अंदर दो भाई थे। कौन थे? शम्स खां और मुजाहिद खां। कौन दो भाई थे? शम्स खां और मुजाहिद खां। ये देखो ये शम्स खां और ये मुजाहिद खां। जो शम्स खां होता है ना, उसको शासक बनाया जाता है, लेकिन मुजाहिद खां को लगता है कि यार शासक तो मैं बनूंगा। मुजाहिद खां क्या करता है? अपना अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है मुजाहिद खां? तो अपने शम्स खां के ऊपर अटैक करता है और शम्स खां को वहां से हटा देता है। तो शम्स खां को लगता है यार अपनी सहायता कौन कर सकता है? राजस्थान के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रियासत अभी की कौन सी है? तो कौन सी थी? अपने मेवाड़ थी। तो ये कुंभा के पास जाता है और कुंभा के पास जाके और
क्या कहता है कि मेरी सहायता करो, सहायता करोगे आप तो मैं आपका कहना मानूंगा। तो फिर ठीक है, कुंभा ने बोला चलो ठीक है कर देंगे सहायता, सहायता तो की है, शरणागत की जो भी आएगा उसकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज ही। तो कुंभा इसके साथ में मिलकर शम्स खां के साथ में और मुजाहिद खां को हरा देता है और शम्स खां की सहायता करके उसको राजा बना देता है। लेकिन वो क्या शर्त रखता है कि तुम मुझे बराबर टैक्स देते रहना। नागौर का बादशाह इसको बना देता है शम्स खां को और कहता है बराबर टैक्स आना चाहिए, और जो किला है ना नागौर का तो उसका वापस पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। ये बात कौन कहता है? तो ये बात अपने कुंभा कहता है। तो शम्स खां इसके ऊपर एग्री हो जाता है, मान जाता है कि चलो ठीक है नहीं करेंगे पुनर्निर्माण। लेकिन थोड़े दिनों बाद में शम्स खां पता नहीं दिमाग की बुद्धि फिर गई होगी, तो शम्स खां है ना क्या करता है, वापस उसके ऊपर नागौर का जो किला होता है उसके ऊपर अपने दरबार लगा लेता है और उसको किले को वापस पुनर्निर्माण करवाने की कोशिश करता है। ये बात किसको पता चलती है? कुंभा को पता चलती है। कुंभा लेटर लिख के भेजता है कि समझा मान जा, नहीं मान रहा क्या? तो बोला मैं नहीं मान रहा। ठीक है नहीं माने तो कुंभा ने क्या किया, फिर अटैक किया। कुंभा ने अटैक करके शम्स खां को वापस धोया बढ़िया से। शम्स खां को धोया तो शम्स खां यहाँ से भाग के कहाँ चला गया? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास में। किसके पास चला गया? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास में। और कुतुबुद्दीन शाह तो पहले से अपने मेवाड़ के ऊपर अटैक करने की सोच रहा था, उसको दबाना चाहिए था। तो कुतुबुद्दीन शाह ने बोला कि चलो ठीक है तू मेरे पास बैठ, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर कुतुबुद्दीन शाह और ये दोनों मिलके कुंभा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये फिर भी जीत नहीं पाते हैं। कुंभा अपने फिर से इनको भी हरा देता है। कुंभा अपने युद्ध के अंदर एकदम पारंगत आदमी था। कुंभा अपने जीवन के अंदर कभी भी हारा नहीं था, वो अपने सारे युद्ध जीता था। उसके बाद में ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि यार अपने अकेले से तो बाहर पार पड़ेगी नहीं, तो ये लोग करते हैं महमूद खिलजी को, मालवा का जो महमूद खिलजी था इतनी देर अटैक कर रहा था, ये मालवा के महमूद खिलजी को साथ में ले लेते हैं। और उसके बाद में जो संधि होती है वो संधि कौन सी होती है? चंपानेर की संधि। कौन सी संधि होती है? चंपानेर की संधि। ये अपन ने नागौर का युद्ध देख लिया। शम्स खां की सहायता किसने करी? कुंभा ने। कुंभा फिर ये जीत गया था और ये हार गया था यहाँ पे अपने। इसने बाद में क्या कर दिया था? पुनर्निर्माण करवा दिया, किले का पुनर्निर्माण करवाया था। और उसके कारण कुंभा ने इसको क्या करता था, यहाँ से हटा दिया था, ये भगा दिया था, ये भाग के गुजरात चला गया। ये अपन ने कहानी देख ली। अब अपन वापस देखते हैं चंपानेर की संधि। ये देखो चंपानेर की संधि यहाँ रह गई थी। चंपानेर की संधि हुई थी अपना 1456 ईस्वी के अंदर चंपानेर की संधि हुई थी। और ये जो संधि थी चंपानेर की, ये किस किस के बीच में हुई थी? तो महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था प्लस कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों आपस में संधि करते हैं। और संधि के अंदर क्या शर्तें रखी जाती है कि क्या एक काम करेंगे अपन दोनों मिलके और कुंभा को हरा देंगे और आधा मेवाड़ तू रख लेना और आधा मेवाड़ मैं रख लूंगा। तो एग्री हो जाते हैं दोनों। फिर इनको पता नहीं होता है कुंभा ये अपने अलग ही लेवल के खिलाड़ी है। तो ये लोग अटैक करते हैं। फिर से बदनौर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध होता है। ये बदनौर कहाँ पड़ता है? अपने भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर बदनौर पड़ता है। वहां पे 1457 के अंदर ये जो युद्ध करते हैं। और इस युद्ध के अंदर फिर से कुंभा क्या करता है, मेवाड़ और मालवा की जो संयुक्त सेनाएं होती है ना, ये अपने मेवाड़ अपने गुजरात की और मालवा की जो संयुक्त सेनाएं होती है उन दोनों को हरा देता है और उनको भागने के लिए मजबूर कर देता है। जो अपने गुजरात का जो शासक होता है वो कहता है मैं चित्तौड़ की तरफ से आक्रमण कर रहा हूँ, तो उधर से क्या करना, कुंभलगढ़ की तरफ से कर देना। राजसमंद में अंदर पड़ता है कुंभलगढ़, तो अपन दोनों तरफ से अटैक करेंगे तो कुंभा समझ नहीं पाएगा और कुंभा हार जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं होता है कुंभा अपने अलग ही खिलाड़ी है। तो कुंभा इनको यहाँ पे हरा देता है। कौन से युद्ध में हरा देता है? बदनौर के अंदर। बदनौर कहाँ पड़ता है? अपने भीलवाड़ा के अंदर बदनौर पड़ता है। तो युद्ध हो गया यहाँ पे। इससे पहले अपन क्या करते हैं, जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना 1437 ईस्वी के अंदर, सारंगपुर की युद्ध की विजय की याद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन से युद्ध की विजय की याद में? तो सारंगपुर जो युद्ध जीता था ना उसकी याद के अंदर करवाया था। तो ये अपन ने यहाँ पे मेन जो युद्ध थे वो देख लिए। नागौर का संघर्ष भी देख लिया अपन ने। ये देखो अब क्या होता है कि सिरोही का एक शासक होता है सहसमल देवड़ा। ये कुंभा क्या करता है, अपने जो सिरोही के 4-5 गांव भी अपने अंडर में ले लेता है। तो सिरोही के शासक को लगता है अपन अकेले तो जीत नहीं पाएंगे। फिर ये क्या करता है, जो बदनौर का युद्ध होता है ना उसके अंदर छोटी सी एक टुकड़ी खुद की भी भेजता है कि मेरे को थोड़े मेरे गाँव वापस ला दो। फिर ये लोग साथ में जाते हैं लेकिन ये वहां पे हार जाते हैं। तो फिर सहसमल देवड़ा को लगता है अब अपना मामला गड़बड़ हो गया, अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा? अपने ऊपर अटैक करेगा। फिर कुंभा किसके ऊपर अटैक करेगा? सिरोही के ऊपर अटैक करता है और सिरोही को भी जीत लेता है और शम्स खां अपने जो इसको यहाँ पे हरा देता है। ठीक है, सहसमल देवड़ा है ना, इसको यहाँ पे हरा देता है। ठीक है, यहाँ पर भी युद्ध की फोटो दे रही, फिर से वही दे दी क्या? ठीक है, तो अपन नागौर का संघर्ष देख लिया, अपने बदनौर का युद्ध देख लिया, अपने सारंगपुर का युद्ध देख लिया, चंपानेर की संधि देख ली और सहसमल देवड़ा को भी हरा दिया। अब आगे देखते हैं। ये अपना कुंभा की उपाधि है। कुंभा की बहुत सारी उपाधियां थी, अलग अलग इनके जो कार्य किए जाते थे। कुंभा एक बहुत विद्वान था। मेरे को आज तक सबसे ज्यादा पसंद जो शासक आता है ना वो कुंभा आता है। कुंभा एक कंप्लीट मतलब जो योद्धा मान लो या संगीतज्ञ मान लो, साहित्यकार मान लो, जो एक राजा के अंदर सारे गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण अपने को किसमें देखने को मिलते हैं? वो
कुंभा के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कुंभा की उपाधियां। तो जो महाराणा कुंभा है उनकी सबसे पहली उपाधि थी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान किसके लिए दी गई थी इनको उपाधि? तो हिंदुओं का रक्षक, हिंदू रक्षक। तो हिंदू रक्षक बताए गए इसके अंदर। अगली उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। ये किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से संबंधित है ये। अगली है राणा रासो। ये साहित्य से संबंधित है, साहित्य के ज्ञाता या साहित्य को संरक्षण देने वाले, उसको क्या बोलेंगे अपन? राणा रासो। ये साहित्य के संरक्षक, साहित्य। अगला है हाल गुरु। हाल गुरु का मतलब क्या होता है? पहाड़ी किलों का विजेता। कुंभा ने कई सारे पहाड़ी किले जीते थे, तो कुंभा को क्या कहा जाता है? पहाड़ी किलों का विजेता, पहाड़ी किलों का विजेता। ये किसको कहा जाता है? तो अपने कुंभा को कहा जाता है। अगली उपाधि इनकी चाप गुरु। चाप किसका पर्यायवाची होता है? याद है? हिंदी के अंदर, हिंदी पढ़ी है तो चाप पर्यायवाची होता है अपने धनुष का, तो इसको क्या कहते हैं? चाप गुरु भी कहते हैं। कुशल धनुर्धारी, अच्छा धनुर्धर होता है जो कुंभा होता है अपने। उसके बाद में अगली उपाधि है परम भागवत। कौन सी उपाधि है? परम भागवत। ये उपाधि कौन देता है इसको? तो ये उपाधि देता है गुप्त वंश। कौन सा वंश देता है? गुप्त वंश की उपाधि है ये, गुप्त वंश। और अगली उपाधि है आदिवरा। ये आदिवरा उपाधि कौन देता है? तो आदिवरा उपाधि देता है अपने गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं। गुर्जर प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार जो शासक होते हैं वो इसको क्या उपाधि देते हैं? आदिवरा। और ये दोनों उपाधियां किससे संबंधित है? विष्णु से, भगवान विष्णु से संबंधित है ये दोनों उपाधियां। उसके बाद में इनकी अगली उपाधि है दान गुरु। दान गुरु का मतलब क्या हो गया? महान दानी, जिसने बहुत ज्यादा दान किया हो, महादानी या महान दानी, महादानी। ठीक है, ये भी कौन था? अपने कुंभाजीत है। अगली राजगुरु। राज कार्य के अंदर जो अपने उत्कृष्ट होता है या जो श्रेष्ठ होता है उसको क्या कहा जाता है? अपने राजगुरु। अगली है छाप गुरु। ये आपने सुनी नहीं होगी, ये छापामार युद्धपति के अंदर जो फेमस होते हैं ना, जो इसको छापामार युद्ध करना आता है, उसके लिए ये उपाधि मिली हुई अपने कौन सी? छाप गुरु, छापामार युद्ध, छापामार युद्ध से संबंधित जो उपाधि है। उसके बाद में नरपति। तो इसका मतलब ये मत समझना नर का पति, ठीक है? जो नर होते हैं ना, नर मतलब जो पुरुष होते हैं, उसके अंदर श्रेष्ठ किसको बताए गए? कुंभा को बताए गए। अश्वपति मतलब जिसके पास में अश्व होगी, बहुत बड़ी सेना हो, उसका मतलब क्या हो गया? अश्वपति। और गजपति जिसके पास में घोड़ो अपने जो हाथी होते हैं, हाथियों की बहुत बड़ी सेना हो, उसको क्या बोलेंगे? गजपति बोलेंगे उसको। और अगली लास्ट उपाधि है राय रायन। ये उपाधि किसके अंदर मिली है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके अंदर क्या बताए गए? राय रायन बताए गए। ये अपन ने कुंभा की 14 उपाधियां देख ली, इसको याद करना है। कुंभा की उपाधियां कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है सीधी सीधी। आगे देखते हैं। अब इनके जो दरबारी विद्वान थे, अपन कुंभा जी के दरबारी विद्वान देख लेते हैं। तो कुंभा जी का जो फर्स्ट दरबारी विद्वान था वो था कान्ह व्यास। कान्ह व्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो एकलिंग महात्म्य। और जो ये एकलिंग महात्म्य जो पुस्तक है, इसका जो प्रथम भाग है वो किसने लिखा था? तो अपने कुंभा जी ने लिखा था इसका प्रथम भाग, जिसका नाम क्या है? राजवर्णन। क्या है? राजवर्णन। ये देखो कान्ह व्यास एकलिंग महात्म्य जो इनकी पुस्तक है, इसका फर्स्ट जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? राजवर्णन। किसके द्वारा लिखा गया? ये कुंभा द्वारा। कुंभ द्वारा यह लिखा गया। अगले है म्याजी। म्याजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तीर्थमाला। ये जो तीर्थमाला है, इसके अंदर कई प्रकार का तीर्थ करने के अंदर इसके अंदर वर्णन किया गया है। अलग अलग तीर्थ जो भी होते हैं ना, उसका वर्णन किसमें मिलता है अपने को? तीर्थमाला के अंदर मिलता है। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन और अन्य दरबारी विद्वान कौन से थे इनके। ये देखो, ये मंडन है यहाँ पे, ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है। मंडन, मंडन क्या होता है? अच्छा वास्तुकार होता है। तो इसको किसके ऊपर पुस्तक लिख देता है? ये वास्तुसार। कौन सी पुस्तक लिख देता है? वास्तुसार। ये पुस्तक लिखता है फर्स्ट इसकी पुस्तक। अगली पुस्तक है देव मूर्ति प्रकरण। जो मूर्ति भवन और इन सब का जो निर्माण कराया जाता है ना, मूर्तियों के निर्माण से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? देव मूर्ति प्रकरण। ये देखो। अगला है राजवल्लभ। उसके बाद में रूप मंडन। कौन से मंडन? रूप मंडन। उसके बाद में कोदड़ मंडन। कोदड़ का भी पर्यायवाची क्या होता है? धनुष। तो ये धनुष निर्माण से संबंधित है।
धनुष निर्माण से संबंधित। अगला है शकुन मंडन या शकुन मंडन। ये जो शकुन शास्त्र होता है ना, शकुन शास्त्र, अब शकुन अपशकुन ये बताते रहते ना गांव वाले कि ये शकुन है अपशकुन है, अपने वो जो भी बातें होती है ना वो सारी किसके अंदर है, ये शकुन मंडन के अंदर है। शकुन अपशकुन, शकुन या अपशकुन, ये सारी बातें किसमें मिलेगी अपने को, शकुन मंडन में मिलेगी। अगला है वेद मंडन। इसके अंदर जो भी व्याधि, व्याधि मतलब जो भी बीमारी होती है उसके बारे में और आयुर्वेदिक का जो भी ज्ञान है वो सब किसके अंदर देखा जाता है, अपने वेद मंडन के अंदर देखा जाता है। व्याधि, व्याधि और आदि, व्याधि बाद में आदि लगा देते हैं, व्याधि आदि, ठीक है। ये सारी किताबें किसकी है, मंडन की है। मंडन की किताबें भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो साहित्य वगैरह है ना, इसके अंदर से खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। अगला है नाता। ये नाता कौन होता है, तो ये मंडन का भाई होता है। ये भी पुस्तक लिखता है वास्तु मंजरी, ये वास्तुकार होता है। इसका जो पूरी फैमिली है ना, मंडन की पूरी फैमिली वास्तुकार होती है। तो इसके बाद में जो नाता होता है उसने वास्तु मंजरी लिख दी। उसका जो बेटा होता है, ये किसका बेटा है, ये भी मंडन का बेटा है, मंडन का बेटा। ये जो मंडन का बेटा होता है उसकी पुस्तक कौन सी होती है, द्वार दीपिका, फर्स्ट पुस्तक है द्वार दीपिका। उसके बाद में उद्धार धोरिणी, कलानिधि। ये जो कलानिधि है ना, ये मंदिर के शिखर से संबंधित है, मंदिर के शिखर की जानकारी देती है ये, मंदिर के शिखर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम के अंदर सीधी सीधी पूछी जाती है। कौन सी, कलानिधि। ये सारी किसकी पुस्तकें हैं, अपने गोविंद की पुस्तकें हैं। ये किसका बेटा था, ये मंडन का बेटा था यहाँ पे। अगली जो होती है अपने रमाबाई। अगले इनकी दरबारी विद्वान कौन थी, रमाबाई थी। ये रमाबाई कुंभा की बेटी थी और इनकी उपाधि क्या थी, वागीश्वरी। वागीश्वरी का मतलब क्या होता है, अपने माँ सरस्वती। किसकी उपाधि थी ये, वागीश्वरी, रमाबाई की उपाधि थी ये। और जावर क्षेत्र पढ़ा था अपने राणा लाका के टाइम। जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई थी और जावर का प्राचीन नाम क्या था, योगिनीपत्तन। क्या नाम था, योगिनीपत्तन। वो जो जावर जो चांदी की खान है ना, वो किसे दी गई थी, रमाबाई को दी गई थी। यहाँ पे टैक्स वैक्स लेना, जो भी खान वगैरह जो भी निकालते थे ना, उसका सारा रेवेन्यू वगैरह कौन कलेक्ट करती थी, रमाबाई करती थी। रमाबाई एक विदुषी महिला थी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगले है जैन विद्वान कुंभा के। जैन विद्वानों में बहुत सारे नाम है। ऑप्शन के अंदर सीधा सीधा दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कुंभा के जैन विद्वान नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन से कुंभा के जैन विद्वान है। तो आपको इन नामों को देख लेना है, इन नामों को अच्छे से रट्टा मार लेना है। और ये ज्यादातर नाम तो आपको ऐसे ही बिना यादगी याद हो जाएंगे। अपने ऑब्जेक्टिव पेपर देना, ऑब्जेक्टिव पेपर में अभी मैं आपको आधे नाम तो ऐसे याद करा दूंगा। जैसे देखो, पहला नाम क्या है, सोम सुंदर, सुंदर आ रहा है। अगला है मुनि सुंदर, सुंदर आ रहा है। अगला है तिल्ला भट्ट, जयचंद सूरी। अब इसके अंदर क्या सूरी आ रहा है, ये देखो, ये भी सूरी, ये भी सूरी, और सुंदर, ये भी सुंदर। तो आपको जो भी सुंदर और सूरी दिखे ना, तो वो नाम तो याद हो गए। जैसे देखो 1 2 3 4 5, 5 नाम तो सीधे याद हो गए। आपको याद कितने करने बच रहे हैं, 2 और 3 4 5 और याद करने, देख लो। और उसके अंदर भी ये तो जयचंद तो हो गया, जयचंद सूरी। तो 1 2 3 और 4 नाम याद करते हैं। और इसमें भी देखो फिर सुंदर आ रहा है, सुंदर गणी। 3 नाम तो याद करने हैं, 3 नाम तो याद कर ही सकते हो। बाकी सब में सुंदर या सूरी दिख जाएगा आपको। जो भी सुंदर या सूरी ऑप्शन में दिखे ना, तो अपने जैन विद्वान थे, ये याद रखना। और इसमें भी कई बार ये सुंदर और सूरी जोड़ के भी दे देते हैं, लेकिन इस बार आपको थोड़ा देख लेना, एक बार के लिए देख के चले जाना इनको। ये सारे क्या थे, जैन विद्वान थे, किसके, कुंभा के। आगे देखते हैं। ये अपन ने देख लिया हत्या होती है रणमलगीर। अगला आता है अपने कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सारंगपुर युद्ध की याद के अंदर कौन सी इमारत का निर्माण करवाया गया था, तो अपने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ये एक 9 मंजिला इमारत है जो कहां पर स्थित है, अपने चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये देखो स्थापत्य कला या सांस्कृतिक उपलब्धियां। पहला है विजय स्तंभ, 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध जो जीता था कुंभा ने, उसकी याद के अंदर बनवाया गया था इसको। और ये जो विजय स्तंभ है ना, ये कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। ये 122 फीट ऊंची है। ये कितनी ऊंची है, 122 फीट ऊंची है। और चौड़ाई कितनी है इसकी, तो इसकी चौड़ाई है 30 फुट। कितनी, 30 फुट। ये देखो 30 फीट चौड़ी है, 122 फीट लंबी है और 9 मंजिला इमारत है। और इसकी जो 8वीं मंजिल है ना, उसके ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं पाई जाती है। इसका मतलब अन्य जो मंजिल है उसके ऊपर मूर्ति पाई जाती है, तो हाँ ये बात सत्य है। अन्य जो मंजिल है ना, उसके ऊपर मूर्तियां पाई जाती है। अगला जो इसके अंदर 3 मंजिलें ऐसी है जिसमें 9 बार अरबी भाषा के अंदर क्या लिख रखा है, अल्लाह लिख रखा है। क्या लिख रखा है, अल्लाह। तो इसके जो वास्तुकार होंगे या तो वो अपने मुस्लिम धर्म से संबंधित रहे होंगे, और या फिर इन्होंने बाद के अंदर लिखवा दिया होगा। तो इसके अंदर जो अपने 3 मंजिले हैं उसके अंदर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, तो अपने अल्लाह लिखा हुआ है। ये बात अपने को याद रखनी है।
ठीक है, ये अपने विजय स्तंभ की फोटो दे रखी है। अबुल फजल का नाम सुना है? एक अबुल फजल होता है जो अकबरनामा लिखता है। तो अबुल फजल बताता है कि जो अपने कुंभलगढ़ किला है ना, उसके बारे में भी अबुल फजल वर्णन करता है। अपन आगे देखें, अबुल फजल का एक कोटेशन है बहुत बढ़िया सा। ये अपना विजय स्तंभ देख लो, देखने जाना कभी जीवन के अंदर, ऐसे फालतू बैठे मत रहा करो। देखने से क्या नॉलेज बढ़ती है, अपने देखेंगे ना तो अपने याद रहेगा। जैसे ये फोटो लगा रखी है तो आपको एग्जाम के अंदर फोटो याद आएगी, हाँ इसके अंदर 9 मंजिलें थी, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिख रहा था। तो इसके जो अपने विजय स्तंभ है ना, इसके वास्तुकार कौन थे? जेता, पुंजा, नापा, पोमा, 4 वास्तुकार थे इनके। जेता जो थे पिताजी थे, और बाकी अपने बेटों को सबको वास्तुकार बना दिया जेता जी ने। जेता जी का सभी कर लेंगे हम मिलकर निर्माण, परिवार खेलेंगे। तो जेता जी पिताजी थे, नापा, पुंजा, पोमा ये 3 पुत्र थे। इन्होंने मिलकर क्या किया? वास्तु कला या वास्तुकार इसके अंदर यही थे। और उसके बाद में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है? तो विजय स्तंभ से संबंधित है। उसके लेखक कौन थे? तो अत्रि और महेश। अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है। अपने विजय स्तंभ के अन्य नाम भी देख लेते हैं। तो अन्य नाम भी पूछ ले कभी आपको। तो गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजैबघर, मूर्तियों का, यहाँ बहुत सारी मूर्तियां हैं, अजैबघर। ये भी किसको कहा जाता है? अपने विजय स्तंभ को कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ये भी किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसको, वो भी लिख सकते हैं। कीर्ति स्तंभ, ये सारे नाम किसके? अपने विजय स्तंभ के ये सारे नाम है, अच्छे से याद कर लेना इसको। उसके बाद में जो विजय स्तंभ होता है ना, इसकी 9वीं जो मंजिल होती है, जो सब टॉप क्लास की जो मंजिल होती है, सबसे ऊपर वाली, एक दिन क्या होता है वो गिर जाती है, काफी पुरानी हो जाती है तो गिर जाती है। तो इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? महाराणा स्वरूप सिंह इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? स्वरूप सिंह। पुनर्निर्माण कौन करवाते हैं? स्वरूप सिंह। कभी पूछ ले तो देख लेना एक बार के लिए, स्वरूप सिंह जी पुनर्निर्माण करवा देते हैं इसका। ठीक है, और इसके अलावा आगे क्या दे रखा है? प्रतीक चिन्ह। तो विजय स्तंभ जो है उसको कौन कौन से संगठन या कौन कौन से ऐसे संस्था है जिन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में काम में लिया है? तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देखना, जो लोगो होता है ना उसके अंदर कौन सा होता है? विजय स्तंभ होता है। और अभिनव भारत जो एक संगठन था वीर सावरकर का, वीर सावरकर का नाम सुना ही होगा आपने, तो उनका जो संगठन था उनका लोगो भी कौन सा था? ये अपने विजय स्तंभ था। इसके अलावा जो अपने राजस्थान पुलिस है, तो राजस्थान पुलिस का लोगो भी किसके नाम पर है? अपने इनके विजय स्तंभ के जो लोगो है ना वो इसके अंदर दिया गया है। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह 3। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह वाला हो गया। इसके बाद में जो अपने विजय स्तंभ है, ये पहली ऐसी इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी, फर्स्ट इमारत, फर्स्ट, ये देखो पहला डाक टिकट इसके ऊपर ही जारी किया गया था। ये अपन ने इसके बारे में देख लिया विजय स्तंभ के बारे में। अगला है, इसमें 32 किलो का निर्माण करवाया था। ये बात कौन बताता है? तो अपन ने वीर विनोद पुस्तक देखी थी, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक के बारे में देखा था अपन ने, वीर विनोद। उस वीर विनोद के द्वारा बताया जाता है कि जो मेवाड़ के अंदर 84 किले थे। कितने किले हैं? 84 किले। 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाने वाला अकेला एक प्रतापी जो शासक है, वो शासक कौन है? अपने महाराणा कुंभा। कौन बताता ये? 84 में से वीर विनोद, श्यामल दास की, कवि राजा श्यामल दास जी थे ना, उनकी पुस्तक है ये। उसके द्वारा बताया जाता है कि मेवाड़ के जो 32 किले हैं उनमें से जो 84 किले हैं उनमें से 32 का निर्माण किसने करवाया है? अपने महाराणा कुंभा ने करवाया है। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट किला है वो कौन सा है? कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ की जो दीवार है, आज भी विश्व की जो सेकंड नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट दीवार है वो कौन सी है? इसकी कुंभलगढ़ की है। तो ये अपने राजस्थान के अंदर है, तो अपने फक्र की बात है। ये किसने बनवाई थी? ये कुंभलगढ़ में कुंभा के द्वारा बनवाई गई थी, राजसमंद के अंदर स्थापित है ये। इसका जो वास्तुकार है कौन है? मंडन है। अपन ने मंडन की पुस्तकें देख ली, वही मंडन यहाँ पे वास्तुकार भी है। और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति के लेखक है वो कौन थे? महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? अपने अत्रि और महेश। और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है? अपने महेश। तो याद रखना है। प्रशस्ति क्या होती है? जो भाटा के ऊपर लेख वगैरह लिखे जाते हैं ना उसको प्रशस्ति बोलते हैं। अगला है साक्ष्य।
क्या साक्ष्य मिलता है इस प्रशस्ति से? इस प्रशस्ति के अंदर जो कुंभ होता है उसको धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया है। कुंभा को क्या बताया गया? धर्म और पवित्रता का अवतार। कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। अगला किला है अचलगढ़ सिरोही। अचलगढ़ सिरोही का जो किला है वो पहले से बना हुआ था लेकिन जर्जर अवस्था के अंदर था, तो कुंभा ने क्या किया? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये लिखा हुआ यहाँ पे, पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट किला कौन सा है। यहाँ पे कुंभलगढ़ की फोटो देख लो, ये दीवार रही बड़ी सारी, कभी देखने जाने, यहाँ सेल्फी वेल्फी बढ़िया आती है, एकदम बढ़िया इंस्टाग्राम पोस्ट और डाल देना। अगला देखते हैं बसंतगढ़ किला। ये कहां पर है बसंतगढ़ किला? तो ये अपने सिरोही के अंदर स्थापित है। अगला है मचान दुर्ग। ये जो मचान दुर्ग है ना, ये मेर जनजाति पर नियंत्रण हेतु बनाया गया था। कौन सी जनजाति? मेर जनजाति। मेर जनजाति पर नियंत्रण हेतु कुंभा ने बनवाया था इसका। अगला है बोमट दुर्ग। ये भीलों पर नियंत्रण, भीलों से दोस्ती थी वैसे तो, लेकिन कभी कभी विद्रोह कर दे तो किले को बनवा दिया गया यहाँ पे, भीलों पर नियंत्रण हेतु। ठीक है। अगला है बेराट का दुर्ग। ये भी किसने बनाया था? तो ये भी बेराट का दुर्ग भी कुंभा ने बनवाया था, बदनौर के पास में स्थित है ये सारे दुर्ग किसने बनवाए थे? कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। और भी दुर्ग 32 किले बनाए थे ना, लेकिन मेन जो है अपन ने वो देख लिए। इसके अंदर जैसे ये बदनौर है ना, तो यहाँ पे कोई एक दुर्ग नहीं है, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे दुर्ग बनवाए गए। ये भोमट दुर्ग है, तो भोमट क्षेत्र के अंदर ये स्थित है, और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे किले बनाए गए, जो इसको अपन सम्मिलित रूप से देख लेते हैं। आगे देखते हैं। अगले है अपने कुंभा द्वारा बनवाए गए मंदिर। इससे पहले जो अपना कुंभलगढ़ था ना, कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ भी है। क्या है? कटारगढ़। कटारगढ़ जो है ना, ये कुंभा का निजी आवास था। क्या था? कुंभा का निजी आवास था। और अबुल फजल का कोटेशन मैंने आपको बोला था, बताऊंगा। तो अबुल फजल का जो कोटेशन था उसके अनुसार ये क्या बताता है कि जो कुंभा का जो निजी आवास है कटारगढ़, वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है कि अगर एक आदमी जो अपना राजस्थानी आदमी होता है ना, अगर वो उसको देखने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी पगड़ी सर से नीचे गिर जाएगी। अपने राजस्थानी पगड़ी वगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। इसकी विशेषता बताई गई है किसके द्वारा? अपने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अबुल फजल के द्वारा बताई गई थी। ये हो गए सारे दुर्ग। आगे देखते हैं मंदिर। कुंभा के द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाए गए? तो कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर है, ये किसके ऊपर है? अपने विष्णु भगवान के ऊपर बनाए गए। कौन से भगवान की मूर्ति इसके अंदर? विष्णु मंदिर, या विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है ये। तो ये 3 जगह बना हुआ है अपना कुंभ स्वामी मंदिर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। ठीक है, कहाँ बना हुआ है कुंभ स्वामी मंदिर? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, 3 जगह बना हुआ है। अगला जो होता है श्रृंगार चौरी मंदिर, या शांतिनाथ जैन मंदिर भी बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर। इसका निर्माण कुंभा के जो मंत्री थे वेल्फा भंडारी, उन्होंने करवाया था, वेल्फा भंडारी द्वारा। भंडारी, इन्होंने निर्माण करवाया था इसका। अगला है मीरा मंदिर। ये एकलिंग जी के पास में स्थित है मीरा मंदिर। इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगले हैं रणकपुर के जैन मंदिर। बहुत ज्यादा फेमस है रणकपुर के जैन मंदिर, सबको देखने के लिए जाना है। इनका निर्माण करवाया था 1439 ईस्वी के अंदर। किसने करवाया था? धर्णक शाह ने। किसने करवाया था? धर्णक शाह ने। धर्णक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है ना, इनके अंदर एक बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, चोमू का मंदिर। कौन सा मंदिर? यहाँ दिया होगा, ये रहा चोमू का मंदिर। ये जो चोमू का मंदिर है ना, इसको स्तंभों का अजयबगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजयबगर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 1444 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 1444 स्तंभ। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? तो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये जो चोमू का मंदिर है ना, इसका वास्तुकार था दीपाक। कौन था वास्तुकार? दीपाक। दीपाक इसका वास्तुकार था। ठीक है, ये अपने किसके बारे में देख लिया? रणकपुर के जैन मंदिर जो है, या चोमू का मंदिर जो है। अगला है साहित्य। कुंभा एक अच्छा साहित्यकार भी था, अपन ने देखा था। और कुंभा जो फेवरेट कुंभा का वाद्य यंत्र था वो कौन सा था? कुंभा क्या बजाया करता था? तो वीणा बजाया करता था। क्या बजाया करता था? वीणा।
ये वीणा बजाता था, कुंभा जी अपने वीणा बजाया करते थे। कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो थे सारंग व्यास। संगीत गुरु का क्या नाम था इनके? सारंग व्यास। अब देखते हैं कुंभा द्वारा लिखी गई अलग अलग पुस्तकें। कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो संगीत राज, फर्स्ट पुस्तक कौन सी है कुंभा की? संगीत राज। तो इसके संगीत राज के 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग। इसके अंदर जैसे अपने पाठ्य, नृत्य, वाद्य, गीत और रस, ये 5 भाग है इसके। और सबके पीछे क्या लगा लेना? रत्न कोश, रत्न कोश, ये इनके सबके नाम के पीछे लगा लेना। 5 नाम याद रह जाएंगे। जैसे नाटक से सोच लो, नाटक के अंदर क्या क्या आता है? तो नाटक के अंदर सबसे पहले स्टोरी होगी, कोई ना कोई स्टोरी, तो पार्टी हो गया। उसके बाद में नाटक के अंदर बीच में डांस भी कर सकते हैं, तो नृत्य हो गया। उसके बाद में नाटक अगर करोगे तो वाद्य यंत्र का भी प्रयोग करते, बीच बीच में गाने वाने गाते हैं ना वो, जोड़ने के लिए नाटक को, तो उसके अंदर वाद्य आ जाएगा। उसके बाद में ये गीत आ जाएगा उसके अंदर। और फिर क्या होगा? रस की अनुभूति होगी, या आनंद की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद में क्या जाता है? रस। तो ये 5 नाम आपको याद रह जाएंगे। और लास्ट में सबके रत्न कोश लगा लेना। ये किसके भाग है? तो संगीत राज के भाग है। अगली पुस्तक है संगीत मीमांसा। ये भी किसकी थी? कुंभा की। सुर प्रबंध, हरि वर्तिक, ये सारी कुंभा की पुस्तक है अपने। संगीत क्रम दीपिका आ गई यहाँ पे, ये संगीत सुधा आ गई, ये कामराज रतिसार। इसके अंदर जो काम शास्त्र है ना उसके बारे में बताया गया है। इसके कितने भाग है? 7 भाग, काम शास्त्र के बारे में। ठीक है, कामराज रतिसार। और एक लास्ट कुंभा की पुस्तक कौन सी है अपने? नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध। नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध, बड़ी पुस्तक है, नाम मोटा सारा दिख रहा है लेकिन याद रह जाएगी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये सारी किताबें याद करनी है अपने कुंभा वाली। ये कुंभा का साहित्य था। आगे है कुंभा द्वारा लिखी गई टीका है। टीका क्या होती है? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होते हैं किस सब्जेक्ट के? तो अलग अलग जो भी राइटर वगैरह होते हैं उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी थी, कुंभा ने क्या? कुंभा का मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो कुंभा ने उनके शॉर्ट नोट्स बना दिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टीका ही बोलते हैं उनको। जयदेव की पुस्तक जो गीत गोविंद थी, जयदेव की पुस्तक कौन सी थी? गीत गोविंद थी। उसके ऊपर कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। कौन सी टीका लिखी? रसिक प्रिया। ठीक है, अगले जो सारंगधर था उनकी पुस्तक संगीत रत्नाकर पर टीका लिख दी। चंडी शतक पर टीका लिखी। ये चंडी शतक किसकी पुस्तक थी? बाण भट्ट की। किसकी? बाण भट्ट, बाण भट्ट। ठीक है, ये 3 टीकाएं कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। आगे कुंभा के द्वारा 4 नाटक भी लिखे गए थे। कितने नाटक लिखे गए थे? 4 नाटक लिखे गए थे 3 भाषा के अंदर, मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ी। 3 भाषा के अंदर 4 नाटक लिखे गए थे। ये देखो, मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ी। ठीक है, ये तो ये। और अब कुंभा की हत्या कैसे होती है? कुंभा बहुत ज्यादा वृद्ध वगैरह हो जाता है। कुंभा अपने जीवन काल के अंदर सारे आनंद लेता है, युद्ध भी कर लेता है, साहित्य भी लिख लेता है, गाने भी बजा लेता है और सारा राजकाज भी देख लेता है। कुंभा इज ए परफेक्ट किंग। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन कुंभा के बारे में देख लेते हैं। फिर क्या होता है? कुंभा हो जाता है बूढ़ा। अब कुंभा एक दिन मामादेव तालाब के पास में बैठा रहता है। कुंभा थोड़ा उन्माद से ग्रसित हो जाता है कुंभा। उसके बाद मामादेव तालाब के पास में बैठा रहता है और इनका जो बेटा होता है वो पितृ हत्या करता है। इनका बेटा आता है उदा। बेटे का नाम क्या था? उदा। उदा, उदा, उदा द्वारा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। तो एक ऐसा वीर पुरुष का अंत उसके बेटे के द्वारा हुआ था। ये सारी जानकारी अपन ने किसके बारे में देखी? कुंभा के बारे में देखी। कुंभा बहुत बड़ा है तो अपना आराम से इसको याद कर लेना है। और कुंभा की क्लास आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट जो शासक है उनके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।